हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे अपने विषय सब्जेक्ट पॉलिटी की, जिसमें अपनी 2 क्लास हो चुकी थी। कल किसी कारणवश हम अपनी तीसरी क्लास नहीं ले पाए थे, उसी क्लास को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो सर्वप्रथम हमने बताया था कि राज्य के बारे में जानकारी दी थी मैंने, फिर आपको संप्रभुता के बारे में जानकारी दी थी, सिलेबस डिस्कस किया था। उसकी अगली क्लास में हमने जाना था कि जो भारत शासन की जो प्रणाली थी, जो भारतीय जो संविधान था, जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण में जो 1895 से लगाकर वो 1946 के क्रिप्स मिशन तक की जो गतिविधियाँ थी वो हमने देखी थी। लेकिन उसमें विशेष बात ये थी कि अगर हम उसी जो हमने पढ़ा था, जिस हिसाब से हमने पढ़ा था, उसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते तो हम संविधान का निर्माण करते हुए आगे बढ़ जाते। लेकिन उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है भारतीय संविधान के स्रोत। जो संविधान के स्रोत है, जिसमें लगभग जो 60% जो संविधान था जो संविधान की नीतियाँ थी, जो संविधान में जो अनुच्छेद थे, वो लगभग 60% भारत शासन अधिनियम 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। भारत सरकार 1935 अधिनियम क्यों बना? क्योंकि उससे पहले भारत सरकार जो अधिनियम था वो 1919 में बना था। उसकी कमियों को दूर करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 बना। 1919 क्यों बना? क्योंकि उससे पहले 1909 बना था। 1909 क्यों बना? उससे पहले 1892 का जो चार्टर जो अधिनियम था वो था। इसी प्रकार हम सबसे पहले इसकी तह तक जाएंगे कि भारत में जो जो अधिनियम हैं, जो भारत शासन अधिनियम है, उनकी शुरुआत क्यों, किस प्रकार, कहाँ से हुई। तो आज अपना जो जो बिंदु रहेगा वो रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास पॉलिटी विषय है। पॉलिटी विषय की तीसरी क्लास में अपना जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का इतिहास, या भारत का संवैधानिक इतिहास, यूँ समझ लो आप। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास। आपको साथ में मैं हिंदी की थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जिस भी शब्द के ऊपर ये गुंडी होती है ना, उस शब्द के ऊपर से कभी लाइन नहीं जाती है, उस शब्द के ऊपर से लाइन कभी क्रॉस नहीं करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जो चार्टर था। चार्टर का मतलब यहाँ था राजपत्र से। किससे? राजपत्र से। जो चार्टर अधिनियम जो जितने भी आए थे वो थे राजपत्र अधिनियम। कौन से अधिनियम थे? राजपत्र अधिनियम। सबसे पहले आया था अपने 1726 में चार्टर अधिनियम। 1726 में एक प्रणाली आई थी सन 1726 में। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई थी। अभी जैसे अगर कंपनी के रूप में देखा जाए तो अपने इंडिया की एक सबसे जो बड़ी जो कंपनी है वो रिलायंस है। रिलायंस जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, जिसमें वो मेगा मॉल भी चला रहा है, वो सिम भी है, वो आईटी सेक्टर में भी है, वो जितने भी अपने औद्योगिक क्षेत्र हैं उन सब में रिलायंस अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उसी प्रकार ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो समुद्री रास्ते से भारत में आई। यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मसाले वगैरह अच्छे हैं, तो उन्होंने यहाँ से मसाले वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से मसाले लेकर जाते थे और बदले में पैसे देकर जाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि यहाँ की जो प्रणाली है, जो शासन प्रणाली है, वो राजतंत्र आधारित है। और राजतंत्र में क्या होता है कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, और एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया, उसने उसका राज्य छीन लिया, ये राज्य उसका हो गया। किसी तीसरे ने अधिकार किया, आधा जीता आधा हारा, ये उसका हो गया। इधर से किसी ने आक्रमण किया, ये इसका हो गया। कोई बड़ा राजा आया जिसने तीनों पर आक्रमण करके शासन कर लिया। तब इनको जो अंग्रेज़ थे उनको लगा कि यार ये अच्छा मामला है, यहाँ पर अपनी बात बन सकती है। कैसे? तो इन्होंने भड़ाइती सेना की स्थापना की थी। किसकी? भड़ाइती सेनापति। और भड़ाइती का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो, अपने जो घरों की जो ऊपर पट्टियाँ होती है, छीणें होती है, उनको चढ़ाने के लिए
जो आते हैं, जिनको लोकल शब्द में कहा जाए तो कहा जाता है चमाणे। वो जो आते हैं वो पट्टियाँ लगाने के लिए वो पट्टियाँ लगा के चले जाते हैं, उनको हम भड़ायती मान सकते हैं। भड़ायती को गाड़ी किराए पे कर ली, वो हो गया। लेकिन ये भड़ायती सेना रखते थे कि भाई इनको बोल दिया कि आप उस पर आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं। इसको बोला आप इस पर आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं। अपनी सेनाएं दोनों तरफ कर दी, यानी कि मारवाड़ी में कहा था दोनों हाथों में लाडू। जबकि बात है कि दोनों हाथों में इन्होंने लाडू रख लिए, यानी कि दोनों तरफ अपनी सेनाएं भेज दी। एक तरफ सेना को कहा कि आप कम लगाना, ताकत कम लगाना, हम ज़्यादा लगाएं। अपने सैनिकों को पीछे पीछे हटा के एक तरफ से आक्रमण करते थे और इसकी सहायता की। इसने इस पर अधिकार कर लिया। अब इसने अगर अधिकार किया है, जिस राजा दूसरे राजा ने अधिकार किया है, वो राजा कहेगा कि भाई अंग्रेज अच्छे हैं, इन्होंने हमारी मदद की, तो वो कहेंगे आपको जो चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ना तो इन्होंने सेना मांगी, ना इन्होंने प्रशासन मांगा, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। इन्होंने कहा कि हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाए। इन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले जो अपना जो अधिकार क्षेत्र बनाया था वो बनाया था बंगाल को। बंगाल जो अभी आपको लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये केवल पश्चिम बंगाल वाला ही क्षेत्र बंगाल में नहीं था। वर्तमान का जो बांग्लादेश है और वर्तमान की जो 7 सिस्टर्स जो कही जाती है, जो 7 बहनें कही जाती है, वो उनका भी लगभग पोर्शन इसी बंगाल में आता था। और देखा जाए तो तत्कालीन समय की, उस समय की 4 सबसे बड़ी रियासतें थी। बंगाल थी, मद्रास थी, और बम्बई थी, और दिल्ली थी। ये प्रमुख सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी। यहाँ पर बैठता था भारत का जो राजतंत्र का जो सबसे प्रमुख होता था, जिसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर मुगलों ने अधिकार किया था। यहाँ पर मुगल बैठते थे। इन्होंने सबसे पहले, अंग्रेजों ने जो सबसे पहले अपना जो केंद्र बनाया था वो बनाया था बंगाल को। इन्होंने बंगाल पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित किया। फिर वहाँ की जो सत्ता थी उसको धीरे धीरे अपने हाथों में लिया। फिर उन्होंने जो गवर्नर जनरल की पद्धति थी उसको अपनाया और मद्रास को अधीन किया, मुंबई को किया, दिल्ली को किया। ऐसे करके उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। और जो रिलायंस कंपनी, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, सेम उसी प्रकार ईस्ट इंडिया की कंपनी थी। और वो धीरे धीरे देखते उसने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, साम्राज्य स्थापित कर दिया। जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ना कि ब्रिटिश सरकार ने किया था। जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में नियंत्रण लिया था। उससे पहले केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी संचालन कर रही थी और अपने नियम बना रही थी। वहाँ से जाते ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, वहाँ पर जाते और वहाँ से परमिशन लेके आते। वहाँ से जाते, वहाँ गवर्नमेंट परमिशन दे देती कि आपको 20 वर्ष का और राज करने का अधिकार दिया जाता है, आपको वहाँ पर प्रशासन चलाने का अधिकार दिया जाता है। 20 करते गए। और सन 1855-56 में इंग्लैंड की जो सरकार थी, जो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया थी, उसने कहा कि आपको हम आजीवन के लिए पूर्ण अधिकार देते हैं कि आप यहाँ पर प्रशासन स्थापित कर सकते हो, आप शासन चला सकते हो, आप सत्ता स्थापित कर सकते हो। 1856 में इनको जब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई तो उसके बाद 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के बाद पूर्ण अधिकार हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार नहीं था, तब तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे भारत पर स्थापित हुई, इसने क्या क्या अधिनियम लागू किए। और जब 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये जो इंडिया की जो सीधी कमान गई थी औपनिवेशिक रूप में, तो उन्होंने क्या क्या नीतियाँ की थी, कि उन्होंने क्या क्या चार्टर एक्ट लागू किए थे, उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1726 का जो चार्टर आया था, अधिनियम आया था, उसमें सबसे पहले ये प्रावधान किया गया था कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है इनको पृथक किया जाए। अर्थात कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया था सन 1726 में। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण,
ये सबसे पहले 1724 में एक चार्टर आया था, राजपत्र आया था, उसमें ये घोषणा की थी कि भाई दोनों को कार्यपालिका और जो न्यायपालिका इसको अलग कर दिया जाए। उसके बाद आता है आपके रेगुलेटिंग एक्ट, वो आता है 1773 में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था उसमें सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और उत्तरदायी कार्यों की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। उस समय इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें सर्वप्रथम जो उत्तरदायी शासन की, उत्तरदायी सरकार की नींव हमें देखने को मिलती है। यदि कभी उत्तरदायी शासन की, उत्तरदायी सरकार की यदि नींव हमें देखनी है तो वो देखी थी हमने सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उत्तरदायी सरकार की नींव देखी गई थी। इस समय इसमें जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे वो किया गया था, बंगाल में जो था गवर्नर, गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया। अब कोई गवर्नर नहीं है, तो क्या है भाई, तो है गवर्नर जनरल। अब पद जो था सिर्फ गवर्नर का, वो गवर्नर का पद समाप्त करके उसके पीछे जनरल लगा दिया, यानी कि गवर्नर जनरल हो गया। अब गवर्नर जनरल बना है, छोटे से बड़ा बना है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ अधीन किया जाएगा। तो अधीन कर दिया गया बंगाल के, अधीन कर दिया गया बम्बई को, बंगाल के अधीन कर दिया गया मद्रास को, और बंगाल के अधीन कर दिया गया दिल्ली को। जो दिल्ली तो फिलहाल नहीं हुई थी, क्योंकि दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर सैनी जो क्या बोलते हैं शासक थे। जो बम्बई और जो मद्रास थी उसको कर दिया गया बंगाल के अधीन। अब देखिए धीरे धीरे देखते हैं कि जो सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो दिल्ली में नहीं आए थे, वो बंगाल में उन्होंने अधिकार स्थापित किया, क्योंकि बंगाल में सर्वाधिक जो शिक्षा का स्तर था वो भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ के जो रोजगार करने के लिए जो उनको मजदूर चाहिए थे वो भी कुशल मजदूर थे, इसलिए उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया। बंगाल के बाद उन्होंने गवर्नर जनरल का पद बनाकर बम्बई और मद्रास पर भाई उसका प्रत्यक्ष अधिकार कर दिया कि भाई जो बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। ये कर दी गई थी व्यवस्था। उसके बाद सन 1774 में विलियम फोर्ट कलकत्ता, तत्कालीन नाम था कलकत्ता, अभी कर दिया गया कलकत्ता। विलियम फोर्ट कलकत्ता में एक कोर्ट बनाया गया, तो उस कोर्ट को कहा जाता था एपेक्स कोर्ट, और वो तत्कालीन समय का एक उच्चतम न्यायालय था। कैसा न्यायालय था? उच्चतम न्यायालय। विलियम फोर्ट कलकत्ता में बनाया गया एपेक्स कोर्ट, जो तत्कालीन समय का उच्चतम न्यायालय था, उसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में हुई थी। कलकत्ता जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों के नाम और राजधानियों के नाम याद होंगे। उसके बाद आता है 1784 का वक्त, सन 1784, और 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया, एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो तत्कालीन 1784 ईस्वी में जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था लॉर्ड पिट, और इस पिट ने इतना पिटा कि पिट्स इंडिया एक्ट बना दिया। और वो पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उस समय, ये जो कलकत्ता का था बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको हटा दिया गया और संपूर्ण भारत का एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया। और उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का जो जीजी था, हालांकि साधारण शब्दों में जीजी शब्द का प्रयोग बहन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल है, और गवर्नर जनरल तत्कालीन समय में था वॉरेन हेस्टिंग्स तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल था, जिसने नियम कर दिया कि जो भी भारतीय संघ था, जो भारत था, उसके जो भी नियम है वो प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को
रिपोर्ट किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। ये किया गया था सन 1784 में। और जो द्वैध शासन जो प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली, इसको हम आगे समझेंगे कि ये किस प्रकार की प्रणाली थी, क्या प्रणाली थी, क्या इसकी जानकारी है। इसकी नींव भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। हमें दो नींव देखने को मिली है। पहली नींव तो ये है कि जो उत्तरदायी सरकार की नींव है वो मिली है 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और जो 1784 है, 1784 के एक्ट में हमें मिलती है द्वैध शासन प्रणाली की नींव, जिसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि 1909 में 1919 में 1935 में क्या प्रणाली थी और क्या प्रक्रिया रही थी। इसमें एक बोर्ड का गठन किया गया था 1784 में, संसदीय नियंत्रण बोर्ड, जो इंग्लैंड में था, कि भाई ये बोर्ड जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रखेगा, उसके प्रशासन पर, उसके उत्तरदायित्व पर, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाएगा। उसके बाद ये जो अकाउंट हो गया, चार्टर अकाउंटेंट नाम आ रहा है बार बार, सीए नाम याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चार्टर एक्ट है, अकाउंट नहीं है। उसके बाद समय आता है 1813 का। 1813 में जो अधिनियम आया था वो अधिनियम हो गया था चार्टर अधिनियम। अब यहाँ से शुरू होती है प्रक्रिया चार्टर अधिनियम की। चार्टर अधिनियम, अब मुझे लगता है कि मुझे ये शब्द बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग में यही लिखा है चार्टर एक्ट। सबसे पहले है 1813 में चार्टर एक्ट। इसमें कहा गया कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से एकाधिकार होगा। व्यापार पर एकाधिकार मतलब अब अगर किसी भी प्रकार का भारत में अगर व्यापार होगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं करेगी, या जिसे ये पट्टा देगी, जिसे ये ऑथोराइज करेगी कि भाई ये कंपनी हमारी तरफ से अपना प्रचार प्रसार व्यापार कर रही है। तो इस प्रकार उसका हो गया उतरा एक मात्र एकाधिकार हो गया। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट थी जो अभी हम देख रहे हैं, सेंट पॉल स्कूल है, सेंट एलेसा है, सेंट एडेस है, जो ईसाई मिशनरीज की जो स्कूल है, जो ईसाई मिशनरी जो स्थापित हुई है वो यहीं से प्रारंभ होती है। ईसाई मिशनरीज को इसने मान्यता दी थी। ईसाई मिशनरीज को अनुमति और प्रचार प्रसार की स्वीकृति। अभी जो वर्तमान जो समय में देखा जा रहा है कि आज की जो जनसंख्या है, जो माता पिता है, बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है और वापस आ रहा है, वापस आके कांटे चूरी से चम्मच से खाना खा रहा है, टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है। घर वाले माता पिता खुश होते हैं कि अरे वाह हमारा बच्चा होशियार है। वो होशियार नहीं है, वो उस ईसाई मिशनरीज की तरफ भाग रहा है, वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहा है। और धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता में ऐसा होगा कि वही लड़का कुछ समय बाद, जैसे वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है लव मैरिज वगैरह, उसकी तरफ वो अग्रसर हो रहा है, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है और माता पिता को छोड़ देता है। लेकिन ये जो है इसके पीछे जो सबसे प्रमुख जो कारण है वो ईसाई मिशनरीज है। ईसाई मिशनरीज एक इस प्रकार की व्यवस्था है जो आगे का सोच के, भविष्य का सोच के चल रही है, जो 1873 ईस्वी में प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था जिसने ईसाई मिशनरीज ने। उसके बाद वक्त आता है आपके 1853 का। 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था, उसमें कुछ इतनी विशेष इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। उसके बाद आता है आपके ये चार्टर एक्ट आ गया, 1813 का आ गया, 53 का आ गया। उसके बाद 1839 है उसका चार्टर एक्ट अधिनियम, वो भी था, साथ में था, उसको भी लिख लेते हैं अपने। 1839 का हो गया, 1853 का हो गया। उसके बाद आता है 1858। अब ये जो 1858 है ये चार्टर अधिनियम नहीं है, ये है भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम?
भारत सरकार अधिनियम। आज आपको बता दूं कि ये जो माइक है इसकी भी व्यवस्था एक हमारे अजीज मित्र के द्वारा की गई है, जो बार बार पैरों में आ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत सरकार अधिनियम की ये विशेषता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने देखा कि ये जो भारत है वो अपने पास उपनिवेश है, और उपनिवेश भारत को इसीलिए नहीं रखा कि भाई भारत में कुछ विशेष परिस्थितियाँ वगैरह नहीं। उनको यहाँ से सबसे पहली बात थी कि यहाँ से उनको कच्चा माल मिल रहा था। सबसे अहम बात, कच्चा माल मिल रहा था। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाने का कारण था यहाँ पर कच्चा माल। जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो उत्पादन किया जाता है, जो कपास है, जो नरमा है, वो भारत में उत्पादित होता है। उसके बाद वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, आपके क्या बोलते हैं, सीमेंट उद्योग है, कई प्रकार के उद्योग है जिनका कच्चा माल खनिज के रूप में इंडिया से, भारत से निकलता है। वो इन्हें मिल जाता था कच्चा माल मिलता था सस्ता। उसके बाद इन्हें मिलते थे लेबर चाहिए थे, वो मिलते थे इनको सस्ते लेबर मिलने का कारण था यहाँ पर उस समय तत्कालीन समय में बेरोजगारी थी, और जैसा अंग्रेज कर रहे थे वैसा ही हो रहा था लेबर। उसके बाद इनको जो परिवहन इन्होंने स्थापित कर दिया, तो परिवहन का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो सिर्फ केवल खर्चा आने जाने का, वही परिवहन का खर्चा लगता था। उसके बाद ये जो कच्चा माल था वो जाता था ब्रिटेन में, वहाँ पर ये माल तैयार होता था। तैयार माल को बेचने के लिए हमें चाहिए मार्केट। जो तैयार माल है उसको बेचने के लिए हमें चाहिए मार्केट, और इंडिया से बड़ा मार्केट चाइना के अलावा और कहीं नहीं है। इंडिया में अगर किसी भी प्रकार की अगर कपड़ा आया है, या कोई नया माल मटेरियल आया है, या कोई नया फ़ोन सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च हुआ है अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिकता है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर ख़रीदारी होती है वो अपना इंडिया है। चाहे भले ही अपने पास पहले से भी कुछ व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन हम नई चीज़ तो खरीद ही लेते हैं। इसीलिए जो इनको है, जो सबसे प्रमुख रूप से है, जो इनको मिल गया था, मार्केट मिल गया था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि भाई अपने कच्चा माल मिल रहा है, सस्ता लेबर मिल रहा है, अच्छा मार्केट मिल रहा है, अपने अच्छा बिजनेस वगैरह धंधा चल रहा है, और आज के समय में जो सब कुछ है वो आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व है। जब तक आपके पास राजस्व नहीं होगा, जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी, तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और जो ब्रिटेन, जो अब वर्तमान में जितना विकसित राष्ट्र दिख रहा है, वो केवल उसी ने नहीं किया है। ब्रिटेन जो ब्रिटिश जो एरिया है, जो बाउंड्री है, इंग्लैंड की बाउंड्री है, वो अपने राजस्थान से कई गुना छोटा है। अगर देखा जाए तो जो क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटा है, वो विकसित हो गया, और उससे कई गुना बड़ा अपना इंडिया है वो विकसित नहीं हुआ है। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने बल से नहीं, बुद्धि से काम लिया। तो उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर दिया, कच्चा माल ले गया, लेबर ले गया, वापस मार्केट में लाकर बेच दिया। उस समय अपने जो पास थी वो थी खादी बनाओ और बेचो। अब जो यहाँ पर जो खादी थी उसको बनाने में जो लेबर चार्ज है, मेहनत है, वो ज़्यादा आ रही थी। जो चीज़ ये यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहा है, मान लो 2 रुपये देकर, अब 2 रुपये किस बात के दे रहा है, ये तो वैसे ही लेके जा रहा है, उसकी 2 रुपये मान लीजिए जो कच्चा माल है उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा जोड़ के 5 रुपये में, जब वहाँ पर नया माल तैयार हुआ तो वो माल तैयार हो के मार्केट में पहुँचा 10 रुपये में। अब इसके पीछे लागत आ गई 12 रुपये की। अब जब 12 रुपये की लागत आई है तो ये सोचेगा कि मैं कुछ कमाऊँ। अगर 3 रुपये भी देखा जाए तो 15 रुपये होते हैं। अगर ये 15 रुपये जो देसी जो वस्त्र है, जो स्वदेशी वस्त्र है, अगर वो बेचा जाए तो मार्केट 15 रुपये में बिक रहा था उस समय, और ये बिक रहा था 10 रुपये में। अब सस्ता ये है क्योंकि जितने में ये 2 आते हैं ना, उतने में ये 3 आ जाते हैं,
क्योंकि ये 2 आने में 30 रुपये लगते हैं, ये 2 आने में 20 रुपये लगते हैं। इसीलिए वो ब्रिटिश का जो माल था वो ज़्यादा बिक रहा था। और 1857 की क्रांति हो गई थी। 1857 की क्रांति के बाद लगा कि अब ये जो है वो सारा आर्थिक रूप से हाथ से चला जाएगा। अपने भारत हाथ से अगर निकल गया तो अपने पास ठन ठन गोपाल कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इन्होंने जब अब भी जो 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो प्रशासन था वो सीधा आ गया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश सरकार के पास। और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में थी रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया अब जो जो जितना भी संचालन हो रहा था वो कर रही थी रानी विक्टोरिया ब्रिटेन से बैठ के। अब जो गवर्नर जनरल का पद था, जीजी का पद, वो पद कर दिया समाप्त। अब पद आया नया वाइसराय का। और वाइसराय जो होता है वो सीधा रिपोर्ट करेगा ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया को। ये तो था इसका सबसे पहला प्रावधान। उसके बाद जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। और जो समस्त शक्तियाँ और जो उत्तरदायित्व थी इसके लिए बनाया गया भारत सचिव का पद। कौन सा पद? भारत सचिव का पद। और इसको जिम्मेदारी दी गई कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उत्तरदायित्व था उसके पास, और जो उसके पास प्रशासनिक और जो व्यापारिक जो शक्तियाँ थी वो अब शक्तियाँ आ गई भारत सचिव के पास। किसके पास? भारत सचिव के पास। कौन कौन सी? एक तो आ गया इनके पास उत्तरदायित्व, और उत्तरदायित्व के साथ साथ जो प्रशासनिक जो तंत्र था, जो प्रशासनिक तंत्र था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर भारत सचिव को दे दिया। और भारत सचिव के जो संचालन के लिए और कंपनी के संचालन के लिए एक संचालन बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी संचालन बोर्ड, कंपनी संचालन बोर्ड का गठन किया गया। और उस बोर्ड में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। अब ये प्रावधान किया गया कि उन 6 सदस्यों में भारतीय सदस्य को शामिल किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया कि ये जो 6 सदस्य हैं, इन 6 सदस्यों में भारतीय सदस्य होने का प्रावधान किया गया कि अब भाई भारत का जो सदस्य है, जो भारत का जो निवासी है वो इसका सदस्य बन सकता है। भारत का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। भारत का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, छह सदस्य। इसमें भारत का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ये इसमें प्रावधान कर दिया गया जिसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में कोई भी व्यक्ति, एक भारतीय व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसने जो उत्तरदायित्व और जो प्रशासनिक जो बात की थी, इसको जो तत्कालीन जो शैक्षिक वर्ग था, कौन सा वर्ग? शैक्षिक वर्ग, यानी कि पढ़े लिखे वर्ग, आप जैसों का वर्ग, शैक्षिक वर्ग। इस शैक्षिक वर्ग ने जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, इसे मैग्ना कार्टा की उपाधि दी। मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर उत्तरदायित्व प्रशासनिक और प्रशासनिक के साथ अधिकारों का भी उल्लेख किया गया। अब इसमें जो शैक्षिक वर्ग थे उसने कहा था कि भाई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही है, प्रशासनिक कार्यों की बात की जा रही है, अधिकारों की भी बात की जा रही है। तो जो शैक्षिक वर्ग था उसने इसे भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा शब्द से संबोधन दिया। मैग्ना कार्टा शब्द संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया? तो वो किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के लिए। और भारत शासन अधिनियम 1858 जो लाई थी वो लाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपने आता है भारत परिषद अधिनियम। ये तो था भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम भी कहा जा सकता है इसको। भारत परिषद अधिनियम 1861 में इतना कुछ विशेष था नहीं, तो 1861 को हम इसमें कुछ विशेष था नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं। उसके बारे में साधारण जानकारी देता हूँ कि 1861 में एक
भारत परिषद अधिनियम आया था। 1861 के बाद आता है 1892 का अधिनियम। 1861 का आ गया, उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। वाह, इन दोनों में कुछ विशेष प्रावधान था नहीं, इसमें कुछ जो सामान्य जानकारी थी वो थी